माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरे भारत के नागरिकों, आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप देखिए ज़रूर, इसको पूरा सुनिए ज़रूर, क्योंकि मेरा नाम डॉक्टर विजय वर्मा है। मैं MBBS DCH चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और रिसर्च में हूँ। सक्सेसफुल रिसर्च में वायरल डिजीज़ जितनी भी हैं अभी तक, उसके ऊपर हमारे क्लिनिक जो JP हेल्थ पैराडाइज एंड रिसर्च के नाम से है, और पिछले 10 सालों में हम लोग इस रिसर्च से, ये सक्सेसफुल रिसर्च है हमारी, ये कंक्लूज़न हुआ है कि वायरल डिजीज़ेस का एलोपैथी में इतना अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर ट्रीटमेंट नहीं है जितना आयुर्वेद की कुछ प्रोसीजर्स में है और आयुर्वेद प्रिंसिपल में है। हम साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। हमारा काम है जो भी नई चीज़ है, जो भी ह्यूमन बॉडी को हेल्थ देती है, स्वास्थ्य देती है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, समृद्धि तभी तो आएगी। तो उसमें हमारा रिसर्च का एक हमें अधिकार भी है। उसी अधिकार के तहत हमारी जो डेंगू की रिसर्च हुई बहुत सक्सेसफुल, जिसमें अब हमारा क्लेम है कि डेंगू में हमको प्लेटलेट देने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रावेनस फ्लूइड भी देने की ज़रूरत नहीं है। ब्लीडिंग भी हो रहा है तब भी 1 घंटे के अंदर डेंगू में हेमरेज रुक जाता है। इसके साथ ही स्वाइन फ्लू है, चिकनगुनिया है, बच्चों के अंदर रोटावायरल डायरिया है, सिंसाइटल डायरिया है, हर्पीस है, एनकेफेलाइटिस है। ये सारे वायरल डिजीज़ इस इंटीग्रेशन से बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। यह हमारा CTRI रजिस्ट्रेशन है जो डेंगू हेमरेजिक फीवर के लिए हुआ था, और ये 2017 में इसको रजिस्टर किया और 2020 अक्टूबर तक इसके रिज़ल्ट्स आ गए, जो कि सक्सेसफुल हैं। ये सारे एविडेंस हमारे पास में हैं, जिसमें हमको इन सब चीज़ों की, हॉस्पिटलाइजेशन की, प्लेटलेट की, इंट्रावेनस फ्लूइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वायरल डिजीज़ जो हैं उसकी जो इन्फ्लामेशन होता है वो करीब करीब सेम ही होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी की एक रिएक्शन है। जैसे हमारे को कहीं घाव लगा, कहीं चोट लगी, तो उस चोट के अंदर जैसी हमारे को चोट लगती है, फिर उसमें इन्फेक्शन होता है, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। वहाँ का सूजन आ जाती है, वो इससे गर्म हो जाता है, और उसमें पेन होता है। इसको कॉलर, डॉलर और ट्यूमर बोलते हैं। तो रेडनेस हो गई, पेन हो गई और स्वेलिंग हो गई। तो रेडनेस, पेन एंड स्वेलिंग, ये 3 चीज़ें हर जगह इन्फ्लामेशन में होती है, चाहे वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो, चाहे वो चोट लगने से हो, चाहे वो वायरल से हो, बैक्टीरिया से हो, फंगस से हो। यही तीनों इन्फ्लामेशन का ही खेल है, और यही तीनों, ये जो हमारे सिम्टम आते हैं, इसी के साइन आते हैं। अब वायरल डिजीज़ जो होती है वो कहाँ से आया वायरस, और कैसे आया, और क्या इसका बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा। तो मैं इस वीडियो को 4 भागों में डिवाइड करता हूँ। 4 भागों में कौन कौन सा है? सबसे पहले कोरोना वायरल इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में जाता है, वो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी को कैसे बदलता है, और क्या क्या हमारे शरीर में होता है। दूसरा, अब हमारी बॉडी जो है अभी 2-4 साल से तो है नहीं, 200-500 साल से भी नहीं है, लाखों लाखों साल से इस पृथ्वी पर इंसान रहता आया है, जीता आया है और मरता आया है। तो अगर प्रकृति ने उसको पैदा किया है, उसके शरीर को बनाया है, तो उसी प्रकृति ने हमें एक इम्यून सिस्टम भी दिया है, जो कि एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, जो प्रकृति जन्य है। वो उसका पहला डिफेंस जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन एक तरह से हम लोग को बचा के रखता है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों से भी। तो जो इन्फ्लामेशन में 3 चीज़ें होती हैं, एक स्वेलिंग, सूजन आ जाना, रेडनेस, लाल हो जाना, और पेन होना। यही सारी प्रक्रियाएं हमारे लंग्स में कोरोना वायरस से होती हैं। अब जहाँ तक वायरस, बैक्टीरिया और फंगस की बात है,
तो पूरे वातावरण के अंदर हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी आँखों में, नाक में, आँख में, हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में, पूरे उसमें स्टमक में और नीचे तक और स्किन के ऊपर ट्रिलियंस एंड बिलियंस बैक्टीरिया हैं। हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई के पूल के अंदर जी रहे हैं। जैसे कि एक मछली एक्वेरियम में जीती है, ऐसे ही हम इस वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल के पूल में जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अभी एक बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, ह्यूमन गट बायोजीन्स। तो ह्यूमन गट बैक्टीरियल बायोजीन्स क्या है, बायोनोम्स, कि हमारी जो गट है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। उनके डीएनए को स्टडी करने के बाद पता चला कि जो हेल्दी व्यक्ति होते हैं उसके बैक्टीरिया का जीनोम अलग है, जो बीमार हो गया अलग है, जिसको डाइट दूसरी गई उसका अलग है, जो मांसाहारी है उसका अलग है। यह आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक इस पे वर्क कर रहे हैं, जो अब एस्टेब्लिश हो गया है कि हम अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देके ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी पे वो बैक्टीरिया पनपते हैं। जैसा हम खाएंगे वैसा ही बैक्टीरिया पनपेगा। तो ये तो एक बेस रहा, आधार रहा मेरी बात का। अब पहला काम ये होता है कि जब कोरोना हमारी बॉडी में एंटर करता है, जो कि फ्लू वायरस है, अब ये वायरस जब नाक के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो क्या होगा, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या एयर के अंदर एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। तो जैसे ही हमारी ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही जैसे हमारे ये है म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे अंदर के माउथ का है, तो यहाँ पे ज़रा सी चोट लग जाए तो एकदम से स्वेलिंग होती है। आपने देखा होगा खाते खाते हम कुछ कट जाता है तो तुरंत दर्द होता है, लेकिन ऊपर की स्किन में कम होता है। तो ये डेलिकेट, उसमें जैसे ही वायरस आके सेटल होता है तो वहाँ पे एक इन्फ्लामेशन रिएक्शन होती है। अब पहले जैसे बताया था, इन्फ्लामेशन 3 तरह का, उसके 3 हो गए भाग। पहली स्वेलिंग, दूसरा पेन और तीसरा रेडनेस। तो जैसे ही अंदर गया तो यहाँ पे आपको पहला आएगा सिक्रीशन। सिक्रीशन क्यों होगा, क्योंकि जब रेडनेस आएगी, रेडनेस क्यों आती है, जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके नीचे की कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं, उसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। जब खूब ब्लड आता है तो वो स्वेलिंग होने के बाद वहाँ से सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है। तो हमारा पहला आता है जुकाम होना शुरू हो जाएगा और हमें नाक से पानी बहना शुरू हो जाएगा। उसके साथ में जैसे ही आगे बढ़ता है तो हमारे सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सारी कैपिलरीज और ये सब जुड़ी हुई हैं। सिर में दर्द होने के बाद में ये हमारे थ्रोट में जाएगा तो सोर थ्रोट शुरू हो जाएगा। यहीं रहो। तो सोर थ्रोट जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में फिर ये हमको खांसी होनी शुरू हो जाएगी। तो सोर थ्रोट में क्या होगा कि हमारी फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, साइनोसाइटिस और ट्रैकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ये ट्रैकाइटिस, ट्रैकिया ये है, ब्रोंकल ये हैं, और लंग्स के अंदर छोटे छोटे फिर ब्रोंकाइटिस हो जाती है। उसके बाद में एल्वेलाइटिस, जो हमारे छोटे छोटे, जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा, उसकी एक डंडी सी होती है, फिर वो कई सारे वो होते हैं और अंगूर लगे। तो जैसे अंगूर हैं ऐसे ही हमारे अंदर एल्वेलाइज हैं, वो छोटे 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 एक तरह के हनीकूम की तरह से हमारा लंग्स के अंदर ये एयर जाती है, और जो लाइनिंग है एल्वेोले की, उस लाइनिंग के एक तरफ हवा रहती है, दूसरी तरफ कैपिलरी रहते हैं। ये कैपिलरी से ब्लड होता है, ब्लड पास होता रहता है, हार्ट हमारा धड़कता रहता है, और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं सांस के द्वारा वो एल्वेलर मेम्ब्रेन से हमारी कैपिलरी में आके हमारी पूरी बॉडी को हेल्दी रखता है। और वो ये ऑक्सीजन हम यहाँ उंगली में देखते हैं ऑक्सीमीटर से। अब ये तो एक सामान्य फिजियोलॉजी हुई। तो जैसे ही हमारा यहाँ इन्फेक्शन हुआ और राइनाइटिस हुई, फिर साइनोसाइटिस हुई, फिर फेरिंजाइटिस हुई, लैरिंजाइटिस हुई, तो यहाँ की स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो पहला तो सिक्रीशन खूब आना शुरू हो जाएगा, छींकें आनी शुरू हो जाएंगी, हेडेक आना शुरू हो जाएगा, फीवर होगा और बॉडी एक वगैरह होगा, जैसे जैसे वायरस अंदर इन्फ्लेमेशन करता जाएगा। अब ये वायरस जब और आगे बढ़ेगा तो ये ब्लड के अंदर चला जाएगा। इस स्टेज को हम कहते हैं वायरीमिया।
ये 5वें या 6ठे दिन के बाद शुरू होती है। जब वायरीमिया ज़्यादा बढ़ने लगता है बॉडी के अंदर, तब वो ब्लड के अंदर घूमना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड के अंदर घूमेगा तो पूरे क्या पूरी हमारी बॉडी में घूमना शुरू हो जाएगा। जब बॉडी में घूमना शुरू हो जाएगा तो हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियास है, हार्ट के अंदर की लाइनिंग है, और मसल्स हैं, ब्रेन है, आईज़ हैं, इन सब के अंदर जब वायरस की इन्फ्लामेशन शुरू होगा तब जो है हमारी मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ बॉडी बढ़नी शुरू हो जाती है। इस स्थिति में हम जब देखते हैं कि अरे ऑक्सीजन कम हो गया, तो हम ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं। ये मेरा दूसरा पार्ट आएगा कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो रहा कोरोना का डिजीज़ प्रोसेस। ये डिजीज़ प्रोसेस जो है जनरली पहले दिन से 5वें, 6ठे, 7वें दिन तक हो जाता है। अगर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, 12 दिन के पीरियड को, 6 दिन इधर और 6 दिन इधर, तो 6 दिन के बाद सीरियस होना पेशेंट शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अंदर अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, या उसको कोमॉर्बिड है, जैसे उसको लॉन्ग एक्टिंग लॉन्ग टाइम से उसको डायबिटीज़ है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको कैंसर चल रहा है, COPD है, और भी कोई ऐसी बीमारियां हैं, वो लगातार कोई मेडिसिन ले रहा है या हार्मोन्स वगैरह की ले रहा है, तो उसके साथ में ये इन्फ्लामेशन और फास्ट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है, बहुत सीरियस हो जाता है। अब एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, साइटोकाइन स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या है कि तूफान आना, और तूफान क्या है, किसका तूफान आना है कि जैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेटरी के लिए जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो बॉडी के अंदर बनती हैं, IgG है, IgM है, IgE है, वो एकदम से बहुत सारी मात्रा में बनना शुरू हो जाता है। जैसे हथियार खूब सारे बन गए, वो हथियार अपने आप चलने लगते हैं फास्ट, और हमारी खुद की बॉडी को ही नुकसान करते हैं। उस समय की स्थिति बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, और उसी को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि सेकेंड फेज में स्टेरॉइड देने चाहिए। तो ये साइटोकाइनिन जो स्टॉर्म है, ये बीच में किसी किसी को हो सकता है, और वही पेशेंट सीरियस होता है और हॉस्पिटल में जाता है। तो ये नॉर्मल एक रिएक्शन हो गई हमारी, जिससे छोटी सी हवा चली, इन्फ्लामेशन हुआ, और उसका कैसे आंधी तूफान बन गया, और हमारी जो ये कमज़ोर होके वो हो गया। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि बॉडी इसको बचा कैसे सकती है, अपने को प्रकृति कैसे बचाती है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि लाखों साल से इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य है, जीव है, सारे जंतु हैं, जी रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ तो है जो उनको बचा के रखा है। और जो बचाने वाली प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का पहली चीज़ जो है डिफेंस मैकेनिज्म, वो है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन को भी अगर हम पार्ट में डालेंगे तो जैसे 3 बताए हैं कि एक स्वेलिंग हुई। स्वेलिंग में क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर बहुत हमारे जो प्लाज्मा है वो आके वहाँ पे जमा होता है। जैसे कहीं अगर लड़ाई होती है बॉर्डर पे, तो सेनाएं जो हैं आके उसी जगह पे लड़ाई पे ये स्थान पे जमा हो जाती हैं अपने हथियार लेके। ऐसे ही हमारी बॉडी का सपोज़ यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो चारों तरफ से ये देखिए आप ब्लड लाइनिंग जो आ रही है, ये इधर से, तो हमारा ब्लड जो है ना यहाँ से सेंस हो जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से सेंसेस होंगे कि भैया वहाँ जाओ, इसको कंट्रोल करो। तो यहाँ से तुरंत फौज जो है WBC की, एंटीबॉडीज़ की, प्लाज्मा की, ये यहाँ पे दौड़ेगी। और दौड़ने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे जमा होने के लिए स्टोर होना चाहिए। तो यहाँ कैपिलरीज और या छोटे छोटे आर्टरीज होती हैं, वो डायलेट करती हैं। तो जब वो डायलेट करते हैं और ज़्यादा यहाँ पे फ्लूइड, ब्लड, ये और WBCs, ये सेल सारे इकट्ठे होते हैं, तो स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग के साथ साथ में रेडनेस आती है। रेडनेस इसलिए आती है क्योंकि ब्लड जमा हो रहा है, वो लाल होना शुरू हो जाएगा वो हिस्सा। और वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ये 3 चीज़ हो गई। तो पेन, टेम्परेचर और स्वेलिंग हो गई। अब क्या होता है कि अब ये प्रोसेस शुरू हो गया उसको बचाने का हमारी बॉडी को। तो कोरोना जब यहाँ पे एंटर करता है और यहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, तो पहला है सिक्रीशन। सिक्रीशन के
को हम निकाल देते हैं तो वायरस उसमें से निकल जाता है। थ्रोट में आता है तो हम गार्गल करते हैं, निकल जाता है, लेकिन उसके साथ में हम दवाइयाँ देते हैं और जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ता था ये नुकसान आता है। तो ये शरीर की प्रकृति अपने आप को बचाने का हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम एक है। अब हम आते हैं तीसरे पे कि हम इस सिस्टम को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम बीमारी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे और या फिर बीमारी को हम होने नहीं देंगे। प्रिवेंशन हो गया नंबर 1 और क्योर हो गया। तो प्रिवेंशन में अगर देखो वैक्सीनेशन है कि भाई देखो ना हो, और फिर कुछ उससे पहले ही हम एहतियात रखें, कुछ वो आहार वगैरह सब परिवर्तन करें तो एक वो भी प्रिवेंशन है। दूसरों से बच के रहें, मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस रखें, ये भी प्रिवेंशन है। लेकिन जैसे ही अगर हो गया इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन की जैसी शुरुआत होती है उस समय अब हम तो जैसी सिक्रीशन निकलने लगता है, ठीक चले, तो उस समय हम पेशेंट जब आता है कि उसको फीवर है, उसको जुकाम है, उसको सोर थ्रोट है, तो हमारा जो मॉडर्न प्रोटोकॉल है वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एंटीहिस्टामिन और पैरासीटामोल देते हैं। और अब तो जगह जगह पूरे इंडिया में जगह जगह स्टेरॉइड भी देना शुरू कर दिया है। साथ में जिंक है, विटामिन सी है और दूसरी दवाइयाँ भी देते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि क्या होता है, तो जब वो जो सिक्रीशन है वो हमारा जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको हमें सुखाना चाहिए कि उसको बाहर निकालना चाहिए। अगर हम उसको सुखा देंगे तो क्या होगा, वायरल वहीं का वहीं जमा हो जाएगा, वो वहाँ पे रिप्लिकेट करेगा, वहाँ पे और उसके पैदा होंगे, वहाँ पे म्यूटेशन होगा और बीमारी बढ़ती जाएगी। तो जो एंटीहिस्टामिन है, बहुत सारे नाम हैं, सिट्रीजिनिक है और बहुत सारे मोनो वगैरह ये सब हैं, ये कफ सिरप में भी हैं और ये मेडिसिन टैबलेट्स में भी है। 2 बार दो, 3 बार दो, ये पहला हमारा इम्यूनिटी को रोक देता है। दूसरा आया पैरासीटामोल, फीवर। अब फीवर क्या करता है, फीवर अगर रेज होता है हमारी बॉडी में तो एक सिद्धांत है कि जब भी टेम्परेचर रेज होता है वो वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी को उसको जो एनवायरनमेंट है उसको डेवलप करने का उसको ख़त्म कर देता है। फीवर इज़ एन इम्यूनिटी रिएक्शन हमारी बॉडी का है। ये भी एक इन्फ्लामेशन का ही हिस्सा होगा फीवर, क्योंकि उसके अंदर जो पायरोजेंस होते हैं वायरल्स के वो सीधे हमारे सेंसेस में जाते हैं और हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा के रखता है। कि जिससे जैसे हम एक सिद्धांत छोटा सा है, आप दूध उबालते हो रोज़ डेली, उसके अंदर क्यों उबालते हो, क्योंकि बैक्टीरिया मर जाएंगे। कोई भी चीज़ आप गर्म करके खाना पसंद करोगे, देखोगे उसको, तो जब हमारी बॉडी गर्म हो रही है तो ये तो नेचुरल वे ऑफ कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है, उसको आप क्यों डाउन कर रहे हो। तो पैरासीटामोल दूसरा हमारी इम्यूनिटी को डाउन करता है। अब तीसरी चीज़ आ गई स्टेरॉइड। स्टेरॉइड उससे भी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म करता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में मेनली हम लोग स्टेरॉइड देते हैं, वो उस समय देते हैं जब ऑटो इम्यून डिजीज़ में वो बॉडी को हमारे हार्म कर रहा है। इसीलिए अभी प्रोटोकॉल जो है उसमें यह है कि जो सेकेंड स्टेज है, जब साइटोकाइन स्टॉर्म आए तभी आप स्टेरॉइड दो। लेकिन कम्युनिकेशन इतना गैप है कि अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी यहाँ पे भी हम जाएं तो आपको पहला वो स्टेरॉइड ही लिख देगा। अब तीसरा आ जाता है फिर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, बल्कि एंटीबायोटिक हमारे जो गट के अंदर बैक्टीरिया हैं, जो मैंने पहले बताया कि गट के बैक्टीरिया हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया होते हैं वैसे हमारी लाइफ होती है। तो हम एंटीबायोटिक देके के अपने गट के बैक्टीरिया को भी मार के हम उस वायरस को और एक रास्ता देते हैं, आओ और पनपो। तो हम अपने दुश्मनों को बजाय ख़त्म करने के हम उनके अपने दुश्मनों को अपने शरीर के अंदर पालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 3 दवाइयाँ हैं, एंटीहिस्टामिन, पैरासीटामोल और स्टेरॉइड्स, ये इस तरह से काम करती हैं। तीसरा आ गया रेमडेसिविर। अब रेमडेसिविर का कितना कंट्रोवर्शियल हो चुका है ये आप लोगों को सबको मालूम है। कभी अमेरिका बोलता था रेमडेसिविर दे दो, आईसीएम बोलता था दे दो, अब बोल रहे हैं कोई उसका रोल नहीं है, चाहे वो एम्स की तरफ से आ रहा हो, आईसीएमआर की तरफ से आ रहा है या पूरे वर्ल्ड की रिसर्च से आता है। प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं है, ये हर जगह से आ रहा है। टोकोजुमैब, आइवरमेक्टिन, इन सब का कितना रोल है आप लोग सब रिसर्च कर सकते हैं, नेट के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है।
आज अमेरिका के अंदर कोरोना का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें अधिकांश डॉक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि नो ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट मत दीजिए, नींबू पानी दीजिए, पेशेंट को टोटल आइसोलेशन करके, क्वारंटाइन करके या अपने ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करके उसका डेवलपमेंट देखते रहें। अगर उसके वाइटल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी आनी शुरू हो जाती है, उसको हाइपोक्सीमिया या हाइपोक्सिया, दोनों वर्ड्स मान लीजिए अलग अलग हैं, ये एक नहीं है, जबकि सब लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं लेकिन ये हाइपोक्सीमिया है, उसको मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे क्या होता है कि वो उसको वाच करते हैं कि अगर SpO2 कम हो गया तो हम उसको ऑक्सीजन दे देंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़रूर हमको बहुत हेल्प करती है, लेकिन ऑक्सीजन का भी मिनिमम इस्तेमाल होना चाहिए। और जैसे ही हम नाक में लगाते हैं तो यहाँ की स्वेलिंग भी आती है ऑक्सीजन से, यहाँ पे कभी कभी नाक में ब्लीडिंग भी होती है। लेकिन हमको दोनों प्रो एंड कॉन्स देखने हैं, हमको उसकी लाइफ देखनी है कि मिनिमम साइड इफ़ेक्ट के साथ मैक्सिमम लाइफ की सेविंग हो जाए। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, वो भी तब जब पेशेंट अपनी प्रकृति के अनुसार काम ना करते हुए धीरे धीरे या उसको कोमॉर्बिडिटी हो और वो खतरे में पड़ जाए। अब मेरा चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप लोग समझिए कि अब आप लोग ये कहेंगे कि मैंने तो सारी चीज़ों को कह दिया, ये नहीं तो दें क्या, अब कैसे उसको ट्रीटमेंट करेंगे और क्यों ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये मेरा पूरा वैज्ञानिक साइंटिफिक आधार पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रिसर्च है और हम रिसर्च करने में सक्षम हैं। ये जो एक नोटिफिकेशन है जो अप्रैल 21 अप्रैल 2020 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, ये एक नोटिफिकेशन ऐसा है जिसमें हम लोग को या किसी को भी अलाउ किया है कि कोई भी आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे रिसर्च कर सकता है। तो उसी के आधार पर उससे पहले जितना भी, लेकिन उसके साथ साथ हमको उसका जो इस स्पेशल ये जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उसके साथ में हमको ये करके उसके साथ जो कंसेंट फॉर्म वगैरह है जो उसके वो भी हैं, सारी फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद में उसके एविडेंसेस हमको इकट्ठे करने हैं, जिस तरह से हम वायरल फीवर में कर रहे हैं। मेरे पास करीब 3000 केसेस की ये एविडेंसेस हैं और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें सब इन्फॉर्म किया हुआ है। अब ये आता है कि हम प्रोटोकॉल जो हम दे रहे हैं, अभी जो मैं प्रोटोकॉल दे रहा हूँ जिसको मैंने आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल भी कहा है, जबकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल इसको बोलूँगा कि दोनों फील्ड को कैसे मिला के हम एक प्रोटोकॉल करते हैं। तो पहला जो मेरा सुझाव है वो है फास्टिंग। फास्टिंग क्यों फ़ायदा करता है? अभी आपने सुना होगा कि 2016 में जापान के वैज्ञानिक को फास्टिंग के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला। बहुत छोटी सी उसकी 2 पन्ने की उसकी रिसर्च पेपर था, जबकि उसकी रिसर्च सालों की थी, मेरे ख्याल से 12 या 14 साल की रिसर्च थी, जिसमें ये कंक्लूज़न निकला कि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी ही एक ऑटोफेजी होती है प्रक्रिया। ऑटोफेजी क्या होती है? खुद ही अपनी बॉडी अपने आप को खाने लगती है। तो हमारी बॉडी अपने आप को खाएगी कैसे? मुंह तो हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे जो सेल हैं वो एक एक सेल ऐसे हैं जैसे इस मकान में लगी हुई ईंटें। तो ये बिलियन से ट्रिलियन सेल से बना हुआ मेरी ये बॉडी है। वो एक एक सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये एक बेसिक एजुकेशन है जो हर बच्चे को भी समझ में आती है। उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जब फास्टिंग होती है तो वैक्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे गोल घेरे बन जाते हैं वैक्यूल्स, जिसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। वो वैक्यूल्स जो है ना, उसके अंदर वो वायरस को कैप्चर कर लेता है और खा जाता है, टॉक्सिन्स को कैप्चर कर देता है और हजम कर देता है। मतलब फास्टिंग से हमारा इम्यूनिटी 100 क्या 1000 क्या लैक्स टाइम जो है ना इम्प्रूव कर जाता है, क्योंकि बॉडी का एवरी सेल, एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज बिकम टॉक्सिक ईटिंग मशीन।
वायरस ईटिंग मशीन बन जाता है। ये फास्टिंग जो है नोबल जिसको मिला है, उसी रिसर्च के आधार पर प्रोटोकॉल का पहला काम है फास्टिंग। अब इसको आयुर्वेद में नाम क्या दिया है? लंघन। तो आयुर्वेद के अंदर ये हमारे यहाँ पहले ही था कि लंघन परम औषधम, कि लंघन जो है, लंघन जो फास्टिंग है, वो सबसे बड़ी दवाई है। अब इस दवाई को हम पहला इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही किसी को बुखार आए, सिर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, तो खाना बिल्कुल बंद कर दे, बिल्कुल बंद कर दे। लेकिन बिल्कुल बंद करने का ये मतलब नहीं है कि पानी भी ना पिए। पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, ORS पीना है, और उसके अंदर एनर्जी के लिए आपको शहद इस्तेमाल करना है। हनी के अंदर सारे गुण हैं, हनी के अंदर सारी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फ्रक्टोज हैं, गैलेक्टोज है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुगर के अंदर, इसमें हनी में है। तो हनी के जो शुगर्स हैं वो नेचुरल शुगर हैं और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करती हैं। इसी हनी में अगर आप थोड़ा सा काली मिर्च या अदरक का रस लेके दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब भी भूख लगे आप चाटते जाएं। 48 घंटे अगर आप फास्टिंग करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें तुरंत ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। फीवर तीसरे या चौथे दिन से ख़त्म हो जाएगा। अब जो फास्टिंग होने लगी और आपको ज़ोर से भूख लगने लगी, तब आप खाना खाएंगे। खाना क्या खाएंगे? खाने में आपको गेहूँ, चावल, चीनी और दूध, याद रख लीजिए 4 चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी हैं। गेहूँ, चावल, चीनी और दूध। क्यों? क्योंकि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारी बॉडी में हमारे गट का बैक्टीरिया चेंज करते हैं, जो कि इतना ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं करता जितने दूसरे फूड करते हैं, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं। इसलिए इन फूड्स को बंद करके अब हमें लेना क्या है? हमें लेना है जौ। बंद तो नहीं होता बीच में। जौ का पूरा आटा ले लें, जौ का सत्तू ले लें, जौ का दलिया ले लें, चने का सत्तू ले लें, चने का आटा ले लें। रोटी अच्छी लगती है तो उसमें मक्का का आटा भी मिला सकते हैं। तो जौ है, सत्तू है, मक्का है। लेकिन व्हीट को अवॉइड करना है, चावल को अवॉइड करना है, दूध को अवॉइड करना है, चीनी को अवॉइड करना है। मिठाई के लिए आप शहद लीजिए, गुड़ लीजिए, खजूर लीजिए और मुनक्का लीजिए। ये सब चीज़ें आप शहद के लिए, मिठाई के लिए ले सकते हैं। तो जब भूख लगने से शुरू होती है दूसरे या तीसरे दिन फास्टिंग के बाद, अब तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है घृतपान, घी का सेवन। घी का सेवन जिस समय हम लंघन करते हैं उस समय हमको घी लेना चाहिए। अब घी क्यों लेना चाहिए इसका मैं बता देता हूँ। कितना लेना चाहिए पहले आप ये समझ लो। कम से कम 2 या 3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम, अगर हो सकता है दोपहर को भी आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के आप घी के 3 चम्मच 15 ml 20 ml तक सुबह शाम ले सकते हैं। 50 ml तक आप घी खा सकते हैं। क्योंकि अभी जो रिसर्च चल रही है वो एक कीटोटिक डाइट जिसको कहा गया है कि हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट, इससे डायबिटीज़, क्रोनिक इन्फ्लामेशंस, ब्लड प्रेशर्स, ऑटोइम्यून डिजीज़ और लीवर डिजीज़, उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। ये हज़ारों पेशेंट्स के ऊपर किए गए प्रयोग का नतीजा है और ये मेरा नहीं है, ये है अमेरिका से, USA से आया हुआ है। डॉक्टर जैसोन के अगर आप टाइप करेंगे डॉक्टर जैसोन के नाम से तो आपको इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन उनकी सारी वीडियो में मिल जाएगा कि हमारी बॉडी के लिए हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट क्यों ज़रूरी है। तो अब इस प्रोटोकॉल में 3 बात हमने बताई। नंबर 1 लंघन मतलब फास्टिंग, नींबू पानी, शहद, उसके बाद दलिया, जौ का दलिया, बेसन जिसको कहते हैं, जिसको चने का सत्तू, बेसन की रोटी, चने की रोटी, अच्छा लगता है थोड़ा सा बाजरा, और अगर मिलता है तो आप रागी मंडवा भी ले सकते हैं। लेकिन ये चौथे या 5वें दिन आपको शुरू करना है जब खूब आपको भूख लग जाए। अब आता है काढ़ों का रोल। जितने आयुष के काढ़े हैं और दूसरे काढ़े बने हुए हैं, ठीक है, वो अपनी जगह काम करते हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए कि आयुर्वेद का जो नुकसान हुआ है
वो इसलिए हुआ है कि आयुर्वेद को इन प्रिंसिपल इस्तेमाल नहीं किया गया। आयुर्वेद को खाली एक जड़ी बूटी मान के समझ लिया। आयुर्वेद को ये समझ लिया है कि ये च्यवनप्राश है, ये काम कर देगा, ये आयुष का काढ़ा है, ये काम कर देगा, या ये दूसरी कोई दवाई किसी ने बना दी कि ये काम कर दे। ऐसा नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि पूरी प्रकृति को एक कंपोजिट रूप में लेते हुए आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल बनता है जो 3 गुणों में होता है। वो वात, पित्त और कफ है। जैसे हमारे ये इन्फ्लामेशन में 3 है, ऐसे ही इसके अंदर 3 है। जब वायु बढ़ जाती है तो ये पित्त बढ़ जाता है तो रेडनेस और गर्म हो जाएगा वो, और कफ बढ़ जाता है तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, वात होगा तो उसके अंदर पेन हो जाएगा। तो पेन के लिए वात है, स्वेलिंग के लिए आपका ये कफ हो गया, और जब टेम्परेचर हुआ तो पित्त हो गया। वात, पित्त, कफ, इन्फ्लामेटरी को इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर किसी को क्वेश्चन मार्क है तो वो मेरे से पूछे। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि जो सिद्धांत आयुर्वेद का है वही सिद्धांत एलोपैथी का है। लेकिन एलोपैथी के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं वो इतने कारगर नहीं है जितने आयुर्वेद के सॉल्यूशन कारगर हो रहे हैं। तो मैंने आपको ये जितने बताया है, फास्टिंग के साथ साथ में आपको शहद, नींबू पानी, जब खूब भूखने लगे ना आपको, उसके साथ फास्टिंग साथ थोड़ा घृत पान कर लीजिए, आपको भूख भी नहीं लगेगी उस समय, क्यों आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो वो पूरी हो जाएगी फैट से और साथ में शहद से। तो फैट और हाई प्रोटीन डाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम जौ का, बेसन का, बाजरे का, मंडुवे का, रागी का या मिलेट्स बनाते हैं। अब आता है आपका फीवर। आप कहते हैं साहब बुखार आएगा तो क्या करेंगे? तो फीवर अगर हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म है तो 100 अगर रहता है तो कोई चिंता नहीं करें। 100.5, 101 तक अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं तो डोंट वरी, उसको पसीना आने दो, पसीने से अपने आप इवापोरेशन होगा, पसीने से टेम्परेचर कूल हो जाएगा। उसके बाद भी आपको अगर अनकम्फर्टेबल है तो उसको उतारने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, आप तौलिया ले लीजिए, इस तरह से पूरा का पूरा तौलिया भिगो के अपनी बॉडी के ऊपर पूरा भिगो के रख दीजिए और ऊपर से पंखा खोल दीजिए। तो इसके ऊपर से जैसे ही पानी उड़ेगा अंदर की बॉडी जो है ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी पूरे बदन को आप गीले कपड़े से पोंछा मार दीजिए, इसको कोल्ड स्पंजिंग कहते हैं। कोल्ड स्पंजिंग अच्छी तरह से कीजिए, सिर से लेके पैर तक मोटे कपड़े की चादर के ऊपर पानी डाल के, अपनी बॉडी पे पानी डाल के पंखे के नीचे लेट जाइए, आपका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर SpO2 वगैरह कम हो रही है, अगर जिसने ये ट्रीटमेंट को बाद में शुरू किया है तो वो प्रोन पोजीशन का इस्तेमाल करें। अब आ जाती है मालिश, क्योंकि मेरा आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए जिसके अंदर किस तरह से हमने एक सीरियस जिसको बहुत डिस्पनिया था केस को हैंडल किया और उसका मैंने वीडियो बनाया था। तो ये मालिश क्या है? मालिश फोर्सफुल नहीं है, इसको फोर्सफुल नहीं करना है, बल्कि स्मूथली ऑयल अप्लाई करना है। जितना आप ऑयल अप्लाई करेंगे बॉडी में तो ये फैट जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी में, फैटी एसिड्स खासकर उसके अंदर, अमाइनो एसिड तो उसके अंदर होंगे जो अगर उसको हम तेल को सिद्ध तेल जिसको कहते हैं तब होंगे, लेकिन जो इसके फैटी एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, जो हम फैट खाया है इधर से और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। उसके लिए क्या है? तिल का तेल सबसे अच्छा है। खूब सारी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक दिन में एक बार पूरे तेल से आप सरोबार हो जाइए। कम से कम 100 ml 200 ml तेल पूरी बॉडी पे आप लगा दीजिए, ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद में आप गर्म पानी से नहा लीजिए या स्पॉन्जिंग कर लीजिए। उसी तेल को आप मुंह में रख के गार्गल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिए। तो ये हमारे आज का ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने इस 4 स्टेजेस में इस चीज़ को बताया है कि किस तरह से हम कोरोना से बच सकते हैं घर के अंदर। इसके साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। कोरोना बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। पहले आप इसको समझ लीजिए, इस वीडियो को खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके अंदर जो मैंने बात की है, 2 बात की हैं। एक तो माइक्रोबायोलॉजी का जो गट माइक्रोबैक्टीरियम की जो रिसर्च हो रही है अमेरिका में, उसमें आप कीजिए, और जो फास्टिंग का रिजल्ट आया उसमें कीजिए। साथ ही में अपने जितने भी मेरे चिकित्सक भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, जो मेरे एलोपैथी सिस्टम के डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग रिसर्च करने के लिए फ्री हैं, कोई कानूनी रुकावट नहीं है, लेकिन उसके साथ
एक अच्छा प्रोटोकॉल बनना होना चाहिए, उसका एक सारी फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डोमेन पे। और ये आपके लिए ये मैसेज है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कि कोई भी इसमें रिसर्च कर सकता है, इसको आप ले लीजिए, मैं दे भी दूंगा या आपको वेबसाइट पर आयुष की मिल जाएगा। तो इसके साथ ही मैं सबकी सद्भावना के साथ करते हुए सब भी निराह में हो, सब स्वस्थ रहें, सब समृद्ध हो, इसके साथ में इस वीडियो को एंड करता हूँ। नमस्कार।